विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। और यकीन मानिए क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल पर जाएंगे। मैं ओपेरॉन के भी क्वेश्चंस लेकर आया हूं, मैं डीएनए डैमेज रिपेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर डीएनए डैमेज एंड रिपेयर और लेक ओपेरॉन। ठीक है, ये ओपेरॉन में भी ठीक है, कुछ क्वेश्चन ओपेरॉन से आ गए तो ये भी लेकर आया। तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले मैंने आपको बता दिया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डीएनए डैमेज एंड रिपेयर और ओपेरॉन्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसी मैनर में हम डिस्कस करेंगे। तो विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो फर्स्ट है 5:3 एक्सोन्यूक्लियस और 3:5 एक्सोन्यूक्लियस या 5:3 एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, या 3:5 एंडोन्यूक्लियस। तो चलिए बिल्कुल सही है। हाँ, जूलॉजी हो आपका, मैं बता दूं ये क्वेश्चन का डिस्कशन आप चाहे जूलॉजी से वेरी कर रहे हो या जूलॉजी से पेपर दे रहे हो या बॉटनी से या माइक्रोबायोलॉजी से या लाइफ साइंस से या फिर बायोकेमिस्ट्री से भी। ठीक है, आप स्वीट के किसी भी उससे पेपर दे रहे हो, आपको डेफिनेटली फायदा करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट। बिल्कुल सही है, जिन लोगों का सेकंड आंसर आ रहा है। जो स्वेट पीजी लाइफ साइंस है उनको कहां से पढ़ना है, मैंने आपको कल एक वीडियो आ जाएगा सुबह 8:30 पर मॉर्निंग में, है ना, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी बनाया नहीं, अभी बनाकर अपलोड कर दूंगा, कल मॉर्निंग में आपको शो होने लगेगा। राइट, तो कल मॉर्निंग में जरूर देख लीजिएगा। बाकी अभी यहां पर डिस्कस करते हैं विच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन प्रूफ रीडिंग ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो समझो प्रूफ रीडिंग की जरूरत क्यों है। आपका डीएनए है, अब डीएनए में मान लीजिए कोई और नाइट्रोजन बेस आ गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन बेस एक्सचेंज हो गए, मान लीजिए कोई और नाइट्रोजन बेस आ गया। ठीक है, तो पहले आप क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज हर बार आता है और ऐसे इलोंगेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इलोंगेशन होता जा रहा है, एक एक करके नाइट्रोजन बेस जुड़ते चले जा रहे हैं, AGTC ऐसे कर कर। फिर क्या होता है यहाँ पर, है ना, मान लीजिए कोई गलती से नाइट्रोजन बेस दूसरा आके अटैच हो गया हो, तो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए क्या है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए यहां पर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो वो प्रूफ रीडिंग के लिए क्या होते हैं, तो वो आपको बताना है। तो यहां पर जिन लोगों ने सेकंड आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट बात है, 3:5 एक्सोन्यूक्लियस होता है जो प्रूफ रीडिंग में काम करता है। अब मान लीजिए रेप्लिकेशन के साइड पर हो रहा होगा 5:3 डायरेक्शन में, अब 5:3 डायरेक्शन में हो रहा होगा तो 5 से 3 की तरफ जा रहा होगा, तो आपको किसी को यहां पर से कट करके निकालना है। तो एक एंजाइम ऐसा लेके आओगे जो 3:5 से कट करे, है ना, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ से कट करे। तो ये मान लीजिए गलती से यहां पर ये अटैच हुआ था साइटोसिन, है ना, ये प्रूफ रीडिंग में पता चल गया, तो ये निकाल देंगे और बाकी उसकी जगह कोई और नाइट्रोजन बेस जो वहां पर जरूरी था वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही दिया सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और हम बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोकैरियोटिक जीनोम्स का। प्रोकैरियोटिक जीनोम का मतलब उनका डीएनए का, प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, उनमें इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, बताओ फटाफट। सब एक एक करके लेकर आएंगे, डोंट वरी। बस आप, हम जितने वीडियो बनाते हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी डिमांड लिख दिया करें, मैं कमेंट देखता रहता हूं, जैसे ही आप लोगों का मुझे लगेगा मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, अभी आंसर कीजिए और सेशन को शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम। इनमें से कौन सा, किसी का डी आया है, किसी का थर्ड आया है, किसी का फर्स्ट भी आया है। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो आंसर आपका जो भी आए यहां पर गलती कर सकते हो, बट इसको रेक्टिफाई जरूर करो। मिस्टेक्स करना अलाउ है बट यू हैव टू रेक्टिफाई इट फर्स्ट। ठीक है, तो आपको रेक्टिफाई भी करना है, गलत जो होता है तो आप सही देख लो बट एटलीस्ट आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक जीनोम। इसका पहला आता है जीन अरेंज्ड इन ओपेरॉन्स। अरे ये तो प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है लेक ओपेरॉन में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ओपेरॉन सिस्टम मिलता है, अरेंज इन ओपेरॉन्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। डिस्टिंक्ट रेप्लिकेशन साइट, यहां पर नॉट पूछा है, याद रखिएगा। रेप्लिकेशन साइट डिस्टिंक्ट होती है, ये भी होता है, तो ये भी नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा आंसर नॉट पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ये वाला नहीं है, थर्ड वाला। यहां पर इंट्रॉन्स का अब्सेंस होती है। अब इंट्रॉन्स और क्या होते हैं, मान लीजिए कोई डीएनए है,
इस डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से आरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए बना मान लीजिए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक है, एमआरएनए का क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से अब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ये आपको पता है। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो हम बना देते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, चलो प्रोटीन ही बना देता हूँ ऐसे, ये एन टर्मिनस, ये ऐसे करके, ये एन टर्मिनस हो गया, ये सी टर्मिनस, ये क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन बना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये एमआरएनए से प्रोटीन बनना तो सही, ठीक है, बट ये एमआरएनए के अंदर इंट्रॉन और एक्सोन्स होते हैं, किसके अंदर, यूकैरियोटिक्स के अंदर। यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सोन्स होते हैं। अब इंट्रॉन्स और एक्सोन्स क्या होते हैं ये भी समझो, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए, सिमिलर इसी की तरह क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। इंट्रॉन्स और एक्सोन्स क्या होते हैं, जो एक्सोन्स होते हैं ना उन्हीं का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, तो इंट्रॉन्स का नहीं होता, इंट्रॉन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता। तो इंट्रॉन्स को सबसे पहले एमआरएनए से एलिमिनेशन होता है, उसका एलिमिनेट हो जाएंगे, जितने भी इंट्रॉन्स है वो सब बाहर चले जाएंगे, और बाकी के जो एक्सोन वाला रीजन है उसका क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। तो यहां पर ऐसा पूछा, बट ऐसा यूकैरियोट्स में होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहां पर तो ये इंट्रॉन्स मिलते ही नहीं है। तो आपसे पूछा किसका गया था, एक तो नॉट पूछा था, और ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रोकैरियोटिक जीनोम पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे, प्रोकैरियोटिक जीनोम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट पूछा गया है, प्रोकैरियोट, वरना आप क्या करोगे, हाँ अच्छा इंट्रॉन्स तो मिलते हैं, ये तो पक्की बात है, बिल्कुल सही होगा, ऐसा नहीं करना है। क्या पूछा है वो देखना है, पहले तो नोड बोला है और फिर बोला गया है प्रोकैरियोटिक जीनोम्स, तो वहां पर है ना इंट्रॉन्स अब्सेंस होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा, इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ठीक है, और बट यहां पर अब्सेंट होते हैं। में है हिस्टोन लाइक प्रोटीन एसोसिएटेड विद द क्रोमेटिन, बिल्कुल सही बात है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। हिस्टोन के जैसा प्रोटीन प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है, इसलिए यहां पे लिखा है हिस्टोन लाइक प्रोटीन, क्लियरली हिस्टोन नहीं लिखा हुआ है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर ऑन योर स्क्रीन, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, ठीक है, जी हाँ, आपको मैं बता जाऊं, हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होता, हिस्टोन लाइक प्रोटीन लिखा हुआ है, तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। हिस्टोन नहीं प्रेजेंट होता, सच बात है, बट हिस्टोन के जैसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उन्होंने भी यही लिखा, उन्होंने हिस्टोन नहीं लिखा, हिस्टोन लाइक प्रोटीन लिखा है, तो ऐसे ही क्लियरली आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज ऑन योर स्क्रीन, changes in an organism that are result of changes in gene action are known as। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं, पहले चलो ट्राई करो, एटलीस्ट आप भी समझो थोड़ा सा, फिर मैं समझा दूंगा तो इजी कर दूंगा आपके लिए। ट्राई करो फटाफट, जल्दी फटाफट, किसी का थर्ड आ रहा है। ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस आ रहा है, मान लीजिए कोई किसी के, मेरे अंदर ही कोई चेंजेस आया, तो इसका मतलब मेरे जीन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आ रहा होगा ना, तभी जीन से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन होता है, प्रोटीन ही फिनोटिपिकली आपको शो होगा, ठीक है, तो उसी के एक्सप्रेशन से हम बनते हैं। बट अब जीन में कोई चेंजेस आया है, तो जीन में चेंजेस कैसे आया ये पूछा गया। चेंजेस इन एन ऑर्गन दैट आर रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन जीन एक्शंस आर नोन एज, उसे क्या बोलोगे, आर नोन एज। किसी का फोर्थ आ रहा है, किसी का थर्ड आ रहा है, और किसी का सेकंड भी आ रहा है। अंसारी करके पूछ रहे हैं, आई मीन फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, व्हेन शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट मौका है आपके पास, यदि आप फर्स्ट ईयर में तो डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको आईआईटीज मिलेंगे, जितनी अच्छी रैंक होती है उतने आपको आईआईटीज मिलने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो चेंजेस इन एन ऑर्गन दैट आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन जीन एक्शन आर नॉन एज, ठीक है, तो इसको बोला जाता है दैट आर एपिजेनेटिक्स, ठीक है। एपिजेनेटिक्स क्या होता है, मान लीजिए कोई ये डीएनए, और डीएनए पे ये जीन्स हैं, यहां पर डीएनए पे क्या होता है, चेंजेस आते हैं, कैसे, मिथाइलेशन हो गया, मान लीजिए यहां पर CH3 ग्रुप का एडिशन हो गया, ठीक है, तो ऐसे मिथाइलेशन हो गया हो, CH3 ग्रुप का एडिशन हो गया हो, उसको बोलते हैं आप मिथाइलेशन। तो मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया हो, अब मान लीजिए मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया तो क्या जीन एक्सप्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
या फिर किसी के अंदर चेंजेस देखने को मिले, किसी के अंदर मिथाइलेशन हुआ, किसी के अंदर नहीं हुआ। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन में आप पढ़ते हो इसको। तो ऐसे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस दैट आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन जीन एक्शन। और जीन एक्शन में चेंजेस कैसे आएंगे? डिसीजेस की वजह से। ठीक है, पहले जीन में चेंजेस आएगा फिर डिसीज होगा। ठीक है, तो वो, ठीक है, एपिजेनेटिक और चेंजेस एपिजेनेटिक जीन साइलेंसिंग होगा तो वो पहले भी क्यों कैसे एक्सप्रेस होता? वो एक्सप्रेस ही नहीं होता जीन साइलेंस होता तो। ठीक है, जिनको साइलेंसिंग में डाउट है। ठीक है, और माइक्रो mRNA मीडिएटेड नहीं है, mRNA मीडिएटेड भी नहीं है यहाँ पर, mRNA का रोल ही नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो मेनली आपको जीन के अंदर कोई चेंजेस तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है पढ़ने में, ठीक है, बट ये आदत होना चाहिए। याद रखिए ये गेट बी और स्वेट पीजी दोनों के लिए है। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो यार फटाफट, और लाइक भी कर दो, और क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। पढ़ू क्या? क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं आपके लिए। द डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन। डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या होता है तो वो भी समझ लो। ये कोई डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए पे, है ना, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, कोई प्रोटीन है तो कोई प्रोटीन इस डीएनए पे कब आके बाइंड करेगा? ठीक है, हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है डीएनए से और फिर क्या रेप्लिकेशन करता है। तो मान लो कोई भी प्रोटीन हुआ, वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है जो ट्रांसक्रिप्शन करवाए। फैक्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन करवाए। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहां बाइंड होते हैं? डीएनए पर बाइंड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मिलता है उस पर बाइंड होते हैं। बट कहां से बाइंड होंगे? उनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। मान लीजिए इस रीजन के पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन है तो ये रीजन डीएनए से बाइंड होगा। ठीक है, कोई और रीजन डीएनए से बाइंड नहीं होगा। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन आई होप समझ में आया होगा। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये डीएनए। अब इसके ऊपर मान लीजिए यहां पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, तो यही रीजन डीएनए से बाइंड होगा, ये वाला रीजन बाइंड नहीं होगा, सिर्फ यहां पर। तो जहां पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास, वहीं पे डीएनए बाइंड होता है। दैट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन ए। ठीक है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन रिक्वायर्ड है किसके लिए? जीन ए के लिए। For the regulation of gene A is exchange with DNA binding domain of another transcription factor that is required specifically for the regulation of gene B. तो जीन, आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जीन A का डीएनए बाइंडिंग डोमेन इज एक्सचेंज विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ जीन B। अब डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ जीन B से एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, with the DNA binding domain of another transcription factor that is required specifically for the regulation of gene B. The chimeric transcription factor will regulate, वो किसको रेगुलेट करेगा ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है, आप जल्दी आंसर करो। किसी का फर्स्ट है, किसी का सेकंड है, किसी का थर्ड है। ओके रूबी, ये क्वेश्चन नहीं समझा आपको तो मैं एक बार और बताऊंगा, पहले आप आंसर करो। कुछ लोग जो बाकी के लोग हैं उनको अभी तो मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, आपको आई होप समझ आया होगा। बताइए फटाफट। देखो क्या हो रहा है, सभी लोग यहां पर ध्यान दो, है ना, स्क्रीन पर फोकस करो, आपके आपके मोबाइल या लैपटॉप जहां से भी आप हम लोगों को देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, मैं जैसा बोलता हूं, ये कोई डीएनए है, ये पेन जो है ये कोई एक डीएनए है। अब ये कोई डीएनए है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और यहां पर क्या बोला, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये फैक्टर डीएनए से जाके बाइंड होता है तभी ट्रांसक्रिप्शन होता है, वरना नहीं होगा। क्लियर है इतना? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर समझ आया, डीएनए समझ आया। डीएनए बाइंडिंग डोमेन क्या होता है ना, ऐसा डोमेन जो डीएनए से बाइंड करे, दैट इज कॉल्ड डीएनए बाइंडिंग डोमेन। तो डीएनए से कौन बाइंड करेगा? डीएनए से डीएनए बाइंड करेगा क्या? नहीं, डीएनए से कौन बाइंड कर रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो डीएनए बाइंडिंग डोमेन कहां मिलता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर। यहां पर मान लीजिए यहां पर जो ये लाइन है, यहां पर डीएनए बाइंडिंग डोमेन है इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास। ठीक है, अब यहां पर लिखा है डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन इज एक्सचेंज्ड विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कहने का मतलब है ये कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, यहां पर ये जो डीएनए, यहां पर कोई जीन ए है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये आकर अटैच होता है, ये बाइंड होता है, और जीन ए का क्या होता है?
ट्रांसक्रिप्शन होता है और उससे प्रोटीन बनता है, मतलब जीन ए का एक्सप्रेशन होता है। कब? जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड होता है। अब मान लीजिए वो ये बोल रहा है कि हमने ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाया ही नहीं, हम कौन सा जीन बी का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लेकर आते हैं, कोई और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए को नहीं लेकर आते हैं। मान लीजिए ये कोई डीएनए है और यहां पर जीन ए प्रेजेंट है, पहले यहां पर जीन ए का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आ रहा था, बट अब वो नहीं लेकर आ रहे, हमने बदल दिया और हम यहां पर कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करवा रहे हैं, अब जीन बी को। ठीक है, तो जीन बी को बाइंड करवा रहे, मान लीजिए जीन ए यहां पर है, जीन बी यहां पर है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आपको अब समझ में आएगा। तो जीन ए के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिप्लेस कर दिया जीन बी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जीन ए का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन ए का ही काम करवाएगा ना, जीन बी का काम तो नहीं करवाएगा। और यदि आप जीन बी को करवाओगे अटैच, तो वो किसको रेगुलेट करेगा? जीन ए को नहीं, वो जीन बी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो वही उसी जीन को रेगुलेट करता है। तो आपसे क्या पूछा? दिस काइमेरिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल रेगुलेट, ये किसको रेगुलेट करेगा? तो जीन बी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यूज करोगे तो जीन बी के रेगुलेट करेगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जीन बी आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? जिन लोगों ने बोला था कि हमें समझ नहीं आया सर क्वेश्चन क्या है, देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, नो डाउट, बट थोड़ा सा आपको थिंकिंग स्किल थोड़ा सा डेवलप करनी पड़ेगी इसलिए। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है, सो डोंट वरी, ये बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, बस इतना डिटेल में नहीं आता, यदि आ गया तो ठीक है, एजर्शन रीजन में आ गया तो ऐसा करके। ठीक है, हाँ, जिन लोगों का राइट है बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड जिन लोगों ने दिया था वो उनका करेक्ट आंसर है और आई होप आपका बेस्ट ही रिजल्ट आने वाला है। गुड 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 एवरीवन, रिया, रूबी, ओके ओके रिया, चलो आपको समझ में आया। तनु बोल रही है तुक्का था, बट अब समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो मैंने इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती थी इतना इजी तरीके से समझाना, तो मैंने आपको बता दिया है, जैसा भी आपको आया हो समझ में। सभी लोग बोल रहे हैं सर क्लियर है, तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फॉरवर्ड होते हैं। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए मॉलिक्यूल और डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऐसा कौन सा एंजाइम, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनबाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए बाइंडिंग को अनहेलिक्स। ठीक है, अभी एक मैं आपको बताता हूं। अब ये कोई डीएनए है और यहां पर कुछ वायर भी नहीं है। ये डीएनए क्या होता है ना, डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे पर क्या होते हैं, बाइंडेड फॉर्म में होती है। तो डबल हेलिक्स को अनबाइंड करना है, खोलना है। क्यों खोलना है? क्योंकि डीएनए को ओपन क्यों करना है? क्योंकि इसलिए करना है, आप उसको कैसे रेप्लिकेशन करवाओगे या ट्रांसक्रिप्शन करवाओगे तो पहले डीएनए को ओपन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उस डबल हेलिक्स को अनबाइंड करने का क्या काम है? और यहां पर लिखा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के टाइम आप अनबाइंड करोगे डीएनए को, तो कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है अनबाइंडिंग के लिए? ठीक है, अनबाइंडिंग के लिए। तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सी 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 सी, बिल्कुल सही है, बहुत सही बात है। हेलिकेस इज द एंजाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। बहुत सही, वेरी गुड गुड एवरीवन, गुड। देखो सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, यहां पर मुझे कोई मिला नहीं जिन लोग जिस किसी ने गलत बताया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। बस यदि कोई क्वेश्चन इजी भी आता है तो आप ये समझो कि बाकी के 3 क्यों गलत है वहां पर। डीएनए लाइगेज क्या करता है? तो वो लाइगेशन करवाएगा, तो वो भी नहीं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है? इलोंगेशन करवाएगा। ठीक है, किसका? डीएनए का इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, ओके। और टोपो आइसोमरेज क्या करता है? सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, कट लगाता है वो, डबल स्ट्रैंडेड या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड। टोपो आइसोमरेज 1 होगा तो सिंगल स्ट्रैंड पर कट लगाएगा। ठीक है, और टोपो आइसोमरेज 2 होगा तो डबल स्ट्रैंड पर, बट इतना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच डायरेक्शन डज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड इन रिलेशन टू द रेप्लिकेशन फॉर? तो सेशन को लाइक और कर दो यार फटाफट, और शेयर कर दो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ, सुपर कॉइलिंग में आया टोपो आइसोमरेज, बिल्कुल तनु सच बात है। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन टेंशन में डाल दिया था। ठीक है, चलो अब नहीं डालेंगे आपको टेंशन में। ठीक है, तो डोंट वरी, थोड़ा सा। विच डायरेक्शन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड इन रिलेशन टू द रेप्लिकेशन फॉर, है ना, ऐसी होती है ना रेप्लिकेशन फॉर, ये अनवाइंडिंग के बाद, तो किस डायरेक्शन में होगा?
और फिर यहां पर क्या होता है ना, मान लीजिए ये डीएनए का क्या आ रहा है, ठीक है चलिए, ये कोई डीएनए है, ठीक है, और डीएनए को पहले क्या करना पड़ेगा, अनबाइंडिंग करनी पड़ेगी। अनबाइंडिंग करने के बाद ये डीएनए का ओपन हुआ। अब यहां पर से मान लीजिए किस डायरेक्शन में, यहां पर से ओपन हुआ तो किस डायरेक्शन में होता है, आपसे बोला गया बाय डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, या एंटी पैरेलल या पैरेलल, किसी का ए किसी का सी। एंटी पैरेलल तो स्टैंड होती है यार। यहां पर क्या पूछा है, डायरेक्शन डज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड, किस डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने सही बताया है, जैसे कि आराध्या ने सही बताया है, अर्चना ने सही बताया है, ठीक है, शिवानी ने सच बताया है, बिल्कुल सही है, शिवानी ने सच सही बताया है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ और बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताया, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने ट्राई किया एटलीस्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कट लगता है तो किस डायरेक्शन में होता है, बाय डायरेक्शन में होता है। रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होता है, बाय डायरेक्शन में होता है, दोनों ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होता है, बाय डायरेक्शनल इज द करेक्ट आंसर। यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, बाय डायरेक्शनल होता है, ध्यान रखना। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड इन बाय डायरेक्शनल मैनर। चलिए, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है हर्षिता, यही होगा, बिल्कुल सच बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें से क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। आपको डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है तो किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और इनमें से किसकी नहीं होगी, नॉट पूछा है। ये ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, नहीं तो एक्साइटमेंट में क्या कर दो कि अच्छा ये सब तो होता है, तो गलत नहीं करना अपने को, अपन अच्छे लोग हैं। और स्वेट पीजी में याद रखिए बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, गैट बी के थ्रू भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल रही, और तो और गैट बी में स्टाइफंड भी मिल रहा है आप लोगों को। हम लोग आईएफएस की तरफ से आपको, ठीक है, कोई मौका नहीं देंगे, हम लोग प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट चेक और वो सारी चीज प्रोवाइड करेंगे। बस आपके मन में है आपको पढ़ना कब है, कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ लोगों का आंसर आया है डी, सी, ए, सभी बता दिया आप लोगों ने, तो बी भी बताया, अच्छा ए बी सी डी सभी। गुड इवनिंग मीनाक्षी, आप थोड़ा सा लेट हो गए ज्वाइन होने में, पर कोई नहीं, आप बाद में देख लेना, ठीक है। जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट थे, हर एक क्वेश्चन बहुत शानदार लेकर आया हूं मैं आपके लिए, मजा आने वाला है। किसी का ए सी डी ए, देखो सभी का आ रहा है, सारे चारों ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे तो सारे ही सही लग रहे। अरे आपको पूछा है नॉट रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें से डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो हम क्या करते हैं, आप ये सोचो, सबसे पहले ये सोचो आपको क्या करना है, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करवाना मान लो, ठीक है, या फिर आप इन विवो जो सेल के अंदर होता है, तो सेल को सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, डीएनए टेम्पलेट की, क्योंकि बिना अपना डीएनए पॉलीमरेज क्या है आपको पता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, टेम्पलेट डिपेंडिंग एंजाइम है कि नहीं, टेम्पलेट डिपेंडिंग एंजाइम, ठीक है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज तभी अपना काम करता है जब उसके सामने टेम्पलेट हो, तो टेम्पलेट तो रिक्वायर्ड होती है, पक्की बात है। तो ये आप क्या लिखोगे यहां पर, हाँ आपसे नॉट पूछा है पर क्या क्या रिक्वायर्ड होता है पहले उसको टिक कर रहे हैं, तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। अब वो टेम्पलेट डीएनए रिक्वायरमेंट तो है, पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फर्दर इलोंगेशन करता है रेप्लिकेशन को, बट इनिशिएशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी आपको, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएशन कैसे करोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, उसके लिए आपको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्राइमेज भी जरूरी है। जब तक प्राइमेज बाइंड नहीं होगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड हो, आगे इलोंगेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बिना प्राइमेज के, तो प्राइमेज भी रिक्वायर्ड है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए पहले प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ी, प्राइमर के बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और टेम्पलेट के साथ वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, तो दोनों की।
सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, हाँ ये प्रोकैरियोट में रिक्वायरमेंट होती है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स की, क्योंकि जब है ना डीएनए एप्लीकेशन करते हो तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है अनबाइंडिंग करनी पड़ती है डीएनए के, और अनबाइंडिंग करोगे तो तब कुछ सेकंडों के लिए वहां पर वो दोबारा बाइंड ना हो जाए, दोबारा डीएनए बाइंड ना हो जाए, उसके लिए वहां पर क्या बाइंड कर देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स, एसएसबी बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो एसएसबी बाइंड क्यों होगा, क्योंकि आपने मान लीजिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप क्या करते हैं ना, किसी वायर को लिया और आप उसको क्या करते जा रहे हो, बाइंड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको बीच से ओपन करना है और आपने ओपन कर दिया, फिर आप छोड़ते हो ना तो तुरंत बाइंड हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही डीएनए के साथ होता है, पर डीएनए के साथ ऐसा कब नहीं होगा, तब क्या करोगे, आपने ओपन किया और बीच में आपने कुछ लगा दिया, तो ऐसा ये प्रोटीन कौन से थे, वो बीच में लगाने के लिए। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये बाइंड हो गए तो ये बाइंड होंगे तो तभी वो ओपन रहेगा, और ओपन रहेगा तो प्राइमर आके अटैच होगा, और प्राइमर अटैच होगा तो उसके बाद कौन रेप्लिकेशन कर पाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। बट मुझे एक बात बताओ, डीएनए क्या हो गया, अभी तक इलोंगेट भी हो चुका है, पर लाइगेज की रिक्वायरमेंट हुई क्या अभी तक आपको, नहीं हुई, तो फोर्थ हमारा आंसर होगा यहां पर। ठीक है, हाँ पूरे डीएनए के प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है डीएनए लाइगेज की। ठीक है, बट आपको एक बात समझनी होगी कि वो लास्ट मोमेंट पे नहीं भी होगा तो काम चले जाएगा, एक तो रेप्लिका तो होगी, एक स्ट्रैंड तो बनेगी। ठीक है, अगली स्ट्रैंड दो बाय डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शनल वाली तो कंटिन्यू रीडिंग स्ट्रैंड तो बन जाएगी ना आपकी। ठीक है, ओके चलिए समझ में आया होगा आई होप, इसी बात पे लाइक कर दो यार। हाँ अर्चना, लाइगेज भी होता है, बिल्कुल सच बात है, पर आपको पूछा गया है रिक्वायरमेंट क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, और ऑप्शन ये चारों ही आपके पास है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है, तो आपने क्या करा, प्राइमर के बिना डीएनए रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, टेम्पलेट के बिना भी नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा। ठीक है, प्राइमर के बिना भी नहीं होगा थोड़ा सा भी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग उसको ओपन ही नहीं करके रखेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये तीनों तो सख्त रिक्वायर्ड है, डेफिनेटली हमें चाहिए ही चाहिए, बट डीएनए लाइगेज चाहिए क्या, हाँ ठीक है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो, देखो एक बात, क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क नहीं करते। ठीक है, जो दिया है उसी से काम चलाना होता है आपको। ठीक है अभिषेक, चलिए हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बातें सिखाने के लिए तो हम लोगों को यहां पर आना पड़ता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आप घर पर भी कर सकते थे। तो चलिए बताइए फटाफट अगला, विच डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग डीएनए एप्लीकेशन। तनु आपको लाइगेज चाहिए तो आप ले लीजिए लाइगेज, कोई बात नहीं, आंसर तो लाइगेज ही मांग रहा है। ठीक है, आंसर को लाइगेज नहीं चाहिए, आप उसे ले लीजिए, पर लाइगेज होता है, मैंने मना नहीं किया, पर चारों ऑप्शन में रिक्वायरमेंट पूछी थी आपको, 100% इस चीज की तो रिक्वायरमेंट होगी। डीएनए लाइगेज मान लो आपको इनविट्रो डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है, और आपने रेप्लिकेशन करवाने के लिए हर एक मटेरियल डाल दिया, बस लाइगेज को डालना भूल गया, तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा क्या, आप बोल दो कि नहीं होगा, मुझे एक बात बताओ, नहीं होगा क्या डीएनए रेप्लिकेशन बिना लाइगेज के, रेप्लिकेशन के बाद लाइगेज की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड में लाइगेज की रिक्वायरमेंट होगी, लीडिंग स्ट्रैंड में तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो विच, और अच्छा यहां पर आ गए, विच डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अभी मैंने आंसर ही बता दिया इसका। ओके तनु, चलो आपको क्लियर हुआ, देखो सभी लोगों को क्लियर हो गया। नयन, बिल्कुल नयन, बिल्कुल सच बात है ना, तो ऐसी वजह से अब रीजन ही मैं ऐसा दूंगा ना, आपको समझ में आएगा ही आएगा डेफिनेटली। विच डीएनए स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, लीडिंग स्ट्रैंड, लेगिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड या ओकाजाकी स्ट्रैंड। कंटिन्यूअसली डीएनए रेप्लिकेशन किस स्ट्रैंड में होता है, कंटिन्यूअसली लीडिंग स्ट्रैंड में। ठीक है, इसके ट्रिक भी है, जिन लोगों ने यह आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। हाँ ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बताऊंगा साक्षी, पहले देखो लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, कंटिन्यूअसली डीएनए रेप्लिकेशन होता है लीडिंग स्ट्रैंड में, तो बिल्कुल सच बात है। लेग आपको कैसे याद रखना है, लेगिंग स्ट्रैंड लेग करती है बार बार,
ऐसे करके ये मान लीजिए कोई रेप्लिकेशन हो रहा है, यहां पर एक इतनी बन गई, फिर 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 इतनी बन गई, ठीक है। तो वो लैग करती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, लैगिंग स्ट्रैंड लैग करती है, बट कंटिन्यूअसली नहीं, डिसकंटिन्यूअस होती है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड लीड करती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डीएनए रेप्लिकेशन होता है। चलिए, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट तो आपको पता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं, ठीक है। इनको ओकाजाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इन फ्रेगमेंट को क्या नाम दे दिया गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन फ्रेगमेंट को बाद में जोड़ दिया जाता है, बट इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, जितना ओपन होता जा रहा है उतना उतना रेप्लिकेशन होता चला जाता है, ठीक है। तो आप उसे क्या बोल रहे हो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना। तो यही सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। लैगिंग स्ट्रैंड से जो स्ट्रैंड बनी ना, थोड़ी थोड़ी स्ट्रैंड जो बनी है, कुछ सीक्वेंसेस की जो स्ट्रैंड बनी है, उसी को ही बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर, अच्छा ये तो मैंने क्वेश्चन ही बता दिया आपको, एक आंसर बता दिया अभी जस्ट मैंने आपको। अगला क्वेश्चन देखो, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है यहां पर मिल रहा है आपको, देखो किसी ने कमेंट बॉक्स में, अभी आप देख भी सकते हो, सर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बता दीजिए। देखो यहां पर क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मैंने बता दिया आंसर, बट स्टिल देखते हैं। देखो साक्षी को क्लियर भी हो गया है। साक्षी अब इस आंसर का आंसर दो, इस क्वेश्चन का। और भाई लोग सेशन को शेयर कर दो यार दोस्तों। लाइक और शेयर करते रहो ताकि मुझे पता तो चले कितने लोग देख रहे हैं मुझे, और मजा आता है जितने ज्यादा लोग होते ना उतने ही ज्यादा कमेंट बॉक्स तुम जब भरते हो तब अच्छा लगता है कि अच्छा कुछ आप पढ़ रहे हो, रियल में पढ़ रहे हो, डाउट आ रहा है, जैसे कि अभी पूछ रहे हो बहुत सारे। व्हाट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, किसी ने ए दिया है, किसी ने बी दिया है। ए बी, तो किसी ने सी दिया है। सबसे पहले ये बताओ, अभी ओकाजाकी फ्रेगमेंट आया था, मैंने आपको क्या बोला था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी स्ट्रैंड क्या होगी, लेगिंग स्ट्रैंड वाला, ठीक है, लेगिंग स्ट्रैंड वाला। तो सबसे पहले तो यहां पर जितना लीडिंग स्ट्रैंड लिखा हुआ है ना, जहां जहां, वो तो पक्की बात है गलत है, ठीक है। और यहां पे कुछ नहीं लिखा, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने ए दिया तो वो समझ जाओ, क्योंकि यहां पर पहले बोल दिया मैंने। और मैंने आपको क्या बताया, ये कहां मिल रहे हैं, रेप्लिकेशन के दौरान। इनको बोलो ना ओकाजाकी फ्रेगमेंट, तो ये रेप्लिकेशन के दौरान बोल रहे हैं, ठीक है। हम कब बोल रहे हैं इसको, रेप्लिकेशन के दौरान। जहां जहां रेप्लिकेशन कब होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए का नहीं। तो जहां आरएनए लिखा है वहां पर कट लगा दो, यहां पर। तो अब ऑप्शन बचे कौन से, सी और डी। जब आंसर ना आए तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। अब दो जगह डीएनए डीएनए लिखा है, पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 7। These are the long stretches of DNA synthesized continuously on the lagging strand। क्या यह सही है क्या, ठीक है। चलो चलो, यहां पर नहीं, ये लीडिंग स्ट्रैंड यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है, लेगिंग स्ट्रैंड आ जाएगा यहां पर। ऑप्शन ये वाला सही है, ए वाला, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लेगिंग स्ट्रैंड आएगा, लीडिंग नहीं, ये ऑप्शन में लेगिंग स्ट्रैंड आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये नहीं, यहां पर क्या आएगा, लेगिंग स्ट्रैंड। ऑप्शन बिल्कुल अब सही है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, कंटिन्यूअसली नहीं होगा, बाकी पूरा सही है, डिसकंटिन्यूअसली होगा, जैसा सही है। हाँ, लेगिंग ही होगा यहां पर, टाइपिंग एरर है, लीडिंग लिख दिया है मैंने क्वेश्चन बनाते समय। तो शॉर्ट, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, शॉर्ट सेगमेंट है, बिल्कुल सच बात है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो जहां आरएनए आ रहा है वो तो कट ही हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली, देखो जरा यहां पर, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली। देखो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज का मतलब कैसे होता है, ऐसे, पर ये क्या है, रुक रुक कर, डिसकंटिन्यूअसली ऑन लेगिंग स्ट्रैंड। तो यही होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच एंजाइम
जल्दी से बताओ फटाफट। सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? एक एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, बस आप लोग बने रहो ऐसे ही और बताते रहो। विच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेसेस देम विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। विच एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम का नाम बताइए, रिमूव्स आरएनए प्राइमर, जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करे। प्राइमर कौन था पता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले। डीएनए रेप्लिकेशन में पहले कौन इनिशिएट कौन करेगा रेप्लिकेशन को? प्राइमर इनिशिएट करेंगे, बाद में फर्दर इलोंगेशन कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज, वो होता है। तो इस आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि डीएनए में आरएनए क्या कर रहा है। समझ आई बात? ठीक है, तो पहले इस डीएनए बनेगा, आगे चलकर डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, बट इनिशिएट किसने करा था? आरएनए प्राइमर ने। तो उस आरएनए प्राइमर को तो हटाना पड़ेगा ना, और उसकी जगह वापस से डीएनए लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम आरएनए प्राइमर को हटाते हैं, रिमूव करती है हमारी बॉडी। तो विच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेसेस देम विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया क्वेश्चन? क्यों रिप्लेस किया डीएनए न्यूक्लियोटाइड से? क्योंकि वो आरएनए है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हो आप। तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय तो इनिशिएट करने के लिए प्राइमर लगता है, वो भी आरएनए वाला, तो हमने प्राइमर लगाया, बट उसको रिमूव करते हैं क्योंकि वो डीएनए बना रहे हो आप, विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो आरएनए प्राइमर कौन सा एंजाइम रिमूव करता है, ये पूछा गया है। बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, प्रोकैरियोट्स क्या बोल रहे हो आप? हाँ श्रेया, ये स्ट्रेट पीजी के लिए भी है। देखो मैं आपको इतना लेवल लेकर इसलिए आया हूं कि यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे इससे, पर मेरा काम है आपको इस लेवल तक का प्रिपेयर करना, ताकि आप इस लेवल तक के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। और हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, ताकि वो आपको बता सके कि पूरे 4 ऑप्शन में हम कितने 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी कर सकते हैं। प्राइमेस क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, ये सब चीजें। अच्छा बी होगा सर, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने बी बताया, देखो आप में से कुछ लोग, बहुत सारे लोग बता रहे हैं आंसर डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1, ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज 3 इलोंगेट करता है, 1 रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को। तो आरएनए प्राइमर, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द एंजाइम विच रिमूव्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो याद रखोगे ये गैट बी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, तो आपको याद रहेगा। रेप्लिकेशन हर जगह आता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ये वाला सेशन पसंद आ रहा तो सब है ना, लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद, स्ट्रीम एंड होने के बाद, ठीक है, कमेंट जरूर करना कैसा लग रहा है सेशन आपको, ताकि हमें अगले सेशन के लिए मोटिवेशन मिले थोड़ा सा आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं यहां से, अभी दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को? गाइस बता दो इसको यार, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इनमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब करता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस को? और कुछ लोगों को बता दूं, गैट बी का टेस्ट चल रहा है आज, है ना, हमारी वेबसाइट पर लाइव है, आईएफएस ऑनलाइन पर जाकर आप देख सकते हो। कल स्वेट पीजी का टेस्ट है, मॉक टेस्ट, आईएफएस ऑनलाइन पर जाकर दे सकते हो। वीडियो बनाए इसी वेबसाइट पर, कहां पर कैसे जाना है उसको जरूर देखो। चलो देखो आंसर आ गया, आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है।
गुड 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 गुड, चलो मैं आ जाता हूं, वापस आ जाऊं, ठीक है। हियर हियर एम आई, और ये लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं। एक्यूरेटली डिस्क्राइब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव सब आप लोग यहां पर ध्यान दो, कमेंट बाद में करना आप, मैं बताऊंगा आंसर क्या है। मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आंसर बताना चाहता हूं, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कुछ लोगों को आता है, कुछ को नहीं आता, जिनको नहीं आता वो सीख लेंगे, और जिनको आता है वो और ज्यादा अच्छे से सीख लोगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ड आपने भी नहीं पढ़ोगे। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ये कोई एक डीएनए है, इस डीएनए को कई जनरेशन तक बार बार हर सेल में ये कंजर्व होकर आता रहा, कंप्लीटली एज इट इज रेप्लिका बन रहा है तो कंजर्व हो रहा है। बट हमारे अंदर क्या होता है कि इसमें से क्या होती है, यहां पर ये कोई डीएनए, इसकी दो स्ट्रैंड है, मान लीजिए यहां पर एक और स्ट्रैंड है, मेरे पास एक और पेन नहीं है तो मैं यहां पर एक और स्ट्रैंड है, डीएनए की ये दो स्ट्रैंड है। अब मान लीजिए एक स्ट्रैंड, ये जो ब्लैक कलर से ये पेन है, ये एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो हम सिंगल स्ट्रैंडेड को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, इसकी रेप्लिका बनाते हैं, ठीक है। तो एक तो नई स्ट्रैंड बनी और एक पुरानी वाली, फिर इसी के नीचे वाली दूसरी स्ट्रैंड थी, इसको कॉपी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वहां पर बनाते हैं। तो याद रखो हमेशा इसके साथ एक तो पुरानी स्ट्रैंड थी और एक नई स्ट्रैंड बनी रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव। कंप्लीटली कंजर्व भी नहीं है बट कंप्लीटली नॉन कंजर्व भी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैंड तो पुरानी है, ये नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड पुरानी होती है, एक स्ट्रैंड नहीं बनती, तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वो हमारे अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे आंसर में, चलिए हम देखते हैं। बोथ स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड। यदि दोनों स्ट्रैंड नहीं बने और नई न्यूक्लियोटाइड की नई स्ट्रैंड बनती है तो आप उसको क्या बोलोगे, डायरेक्टली नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्व करना क्या मतलब होता है, कंजर्व मतलब बनाए रखना, बचाए रखना, ठीक है। बट यहां पर तो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड को खत्म कर दिया और कोई नई स्ट्रैंड बन रही है तो नॉन कंजर्वेटिव है। और आपसे पूछा क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड व्हाइल द अदर इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद न्यू डीएनए, ठीक है। ठीक है, तो ये देखते हैं अब इस पे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखो, ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ये बिल्कुल सही है। अब जो सेकंड ऑप्शन है कुछ लोगों को बी लग रहा होगा, ठीक है, कुछ लोगों को भी लग रहा होगा, बट यहां पर क्या लिखा है, पेरेंटल स्ट्रैंड। अरे पेरेंटल स्ट्रैंड क्यों ऐसा होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड तो 100% कंजर्व होगी, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड की बात नहीं हो रही, यहां पर हो रही है नई स्ट्रैंड बनाओगे तो उसको क्या बोलोगे, डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है, या प्रोजेनिक स्ट्रैंड। तो यहां पर क्या बोल रहे हो, वन पेरेंटल स्ट्रैंड रहती है उसके अंदर और वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है, ठीक है। चलिए, और यहां पर पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड व्हाइल द अदर इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद अ न्यू डीएनए, ठीक है। कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद अ न्यू डीएनए, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए, ये भी हो सकता है वैसे, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहां पर आप ये थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये भी हो सकता है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइल द अदर इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड, रिप्लेस नहीं करते, सिंथेसाइज होती है, नई बनती है, और उसको आप रिप्लेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस। देखो रेप्लिकेशन हो, चाहे नया आरएनए बनाना हो, चाहे डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है, तो किस डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है ये ध्यान रखना। आपको क्या बोला गया, ये कोई एक डीएनए है और इससे आपको ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या बनाना है, आरएनए बनाना है। तो आपको आरएनए बनाने के लिए आपको पता है क्या होगा, एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, 5:3 डायरेक्शन में जाना होगा। 5:3 डायरेक्शन में आरएनए का सिंथेसिस होता है। टेम्पलेट क्या यूज करोगे, 3:5 टेम्पलेट यूज करोगे, ठीक है। मान लीजिए ये 3:5 वाली टेम्पलेट है और आपको बनाना है 5:3, तो इससे इधर से इधर जाना पड़ेगा आपको बनाने के लिए। तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, मैं न्यूली सिंथेसाइज को कुछ और कलर से करता हूं, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है, जिसको आप बोल रहे हो 5:3 प्राइम। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों का आंसर आया है 5:3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा लिए, कुछ थोड़ा सा
बेस में मैं एक दो क्वेश्चन डाला हूं जो इजी हो। मेरा टारगेट ये है कि आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में हर एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। दूसरा जो आने का इस बार स्वेट पीजी में है, ठीक है, चांसेस जिनके बन रहे वो सारे क्वेश्चंस लेके आ गया हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। सेशन 6 बजे तक होगा, ठीक है, तो आप लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, पता भी नहीं चलेगा और मजा आएगा इस सेशन में, ठीक है। और सेशन को शेयर कर दो यार सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखना बार बार नॉट के क्वेश्चन भी है हमने, इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। देखो ये थोड़ा सा डिटेल में है पर आपको आ रहा हो तो अच्छी बात है। देखो आंसर भी आ गया, देखो बहुत लोगों का है, गुड। ये हुई ना बात, ये मुझे लग रहा था कुछ लोगों को नहीं आएगा बट यहां पर सभी को आ रहा है, गुड, अच्छी बात है। सबका डी आ रहा है, बहुत सही है, बिल्कुल। जिन लोगों का, कुछ लोगों का जो इधर उधर आए हैं सी या फिर कोई और, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं आपको बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या, जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बड़ा सा टर्मिनोलॉजी दे के रखे, आप उसको टुकड़ों में तोड़कर पढ़ लो। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस की बात कर रहा है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का मतलब कैसे, जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करे, मतलब पहली बार ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करे, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करे, ऐसे कॉम्प्लेक्स में क्या नहीं है, इज नॉट द कंपोनेंट। उस ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये कोई डीएनए है, इस डीएनए पर क्या होता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रैंड बना रहा हूं क्योंकि आपको ट्रांसक्रिप्शन करते समय एक ही स्ट्रैंड से क्या होता है, दूसरी क्या होता है, आरएनए बनता है। तो यहां पर देखो मैं बताता हूं आपको। अब मान लीजिए कौन सा कलर लिया जाए इसके ऊपर, प्रमोटर। तो ये डीएनए पे प्रमोटर होता है पहले, तो इस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। कौन होता है यहां पर, प्रमोटर होता है। ये क्या है, प्रमोटर है। और याद रखिएगा प्रमोटर जहां जिस रीजन में मिलता है वहां पर कौन आके बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा। ये क्या है, ये डीएनए का सेगमेंट है। जो लोग कुछ आपको लगे तो समझ लो, आपको जो लोगों को कुछ लग रहा है तो ये क्या है, ये डीएनए है, इस पर प्रमोटर होता है। आरएनए पॉलीमरेज भी इस पर आके बाइंड करा। आरएनए पॉलीमरेज के बिना ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, तो आपको पता है ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, तो सिग्मा फैक्टर ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं और ये गाइड करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि वो आके यहां बाइंड करे। अब आरएनए पॉलीमरेज तो घूम रहा है, आरएनए पॉलीमरेज को यहीं आकर बाइंड करना है, इसको गाइड कौन करेगा, इसको गाइड करता है सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये भी रिक्वायर्ड है। बट एक्सोन्यूक्लियस क्या है, कट लगाने का काम है एक्सोन्यूक्लियस का। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कोई ना कोई न्यूक्लिएटेड रिलेटेड एंजाइम जो कट लगा रहा है। तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इससे ही हो जाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन वाला नहीं है, इसलिए नॉट पूछा गया था। इस वजह से हमारा आंसर क्या होता है, एक्सो न्यूक्लियस होता है। चलिए हियर वी गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। देखो जीन रेगुलेशन से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जीन रेगुलेशन का क्वेश्चन है क्योंकि बाद में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। तो रेगुलेशन कैसे करोगे, देखो सबसे पहले ये जानो, जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे करते जाओ, आप मेरी बात सुन तो लो। कोई भी जीन को रेगुलेट क्यों करते हो आप, ताकि उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सको, ठीक है। कभी जीन को रेगुलेट करना पड़ेगा तो यानी कि आपको उसका एक्सप्रेशन बंद करवाना है, तो उसको भी जीन रेगुलेशन में रखोगे। और मान लीजिए किसी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाना है तो फिर जीन को रेगुलेट करना पड़ेगा और ज्यादा काम करने के लिए। तो ये सब चीजें होती है, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं मैं आपके लिए, तो वहीं पे रुकता हूं। आप तो आंसर बताइए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, बताओ फटाफट, यूकैरियोट्स के अंदर। तो किसी का सी, किसी का ए, किसी का डी। इसमें मजा आता है, पता है क्वेश्चन जब सॉल्व करवाता हूं ना आप लोगों से, बहुत मजा आता है। सब ABCD बता देते हो आप लोग,
और ध्यान से सुनो, किसी भी ऑफ टॉपिक वीडियो के लिए आप इस चैनल पर देख सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जैम में कितनी कितनी सीट्स हैं, आईआईसी बेंगलोर का कट ऑफ कितना क्या होता है, स्वेट पीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, गेट बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो वो सब इसी चैनल पर होते हैं। इसी चैनल पर देख लेना, नहीं देखा हो तो, और देख लिया हो तो सेशन उसको, उस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी आपको दुआएं दे सके। ठीक है, कि हाँ तूने मुझे ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट का वीडियो सेंड किया था यार, मैंने उससे पढ़ लिया था तो मुझे बहुत फायदा मिला। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोट्स? देखो श्रेया बोल रही है ऑल, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी गर्ल भी डी बता रही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे लोगों ने ऑल ऑफ द अबव, जिन लोगों ने गलत बताया उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर हमने गलत बताया था, बट आपने सबको बता दिया कि हमने गलत बताया था। नहीं, आप लोगों ने बताया था, सबसे अच्छी बात, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी आंसर बताया है, ताकि आप लोगों को ही फायदा करने वाला है ये। चलिए, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। मान लीजिए ये कोई डीएनए है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ये सबको पता है, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या है? डीएनए से आरएनए कैसे बना? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन कैसे बना? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, आप क्या नया बता रहे हो उसमें? देखो मैं बताता हूं, हम जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब क्या है, और मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, उसको थोड़ा सा कट करके पढ़ना है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यानी कि ए आरएनए बनने के बाद में आपको इस आरएनए में मॉडिफिकेशन कर दो। ये आरएनए बना मान लो, और इस आरएनए में आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दिया। यहां पर आपने ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन करना है, यानी कि प्रोटीन बनने के बाद मॉडिफिकेशन, उसको क्या बोलोगे? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यदि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद मॉडिफाई करते हो तो उसको बोलोगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। और ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या मिलता है, किसको मॉडिफाई करोगे? आरएनए को। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एमआरएनए, ठीक है। तो इसमें मॉडिफिकेशन करोगे। अब मॉडिफिकेशन आप करते हो तो कैसे करोगे, यहां पर क्या क्या स्टेप्स होती हैं, क्या क्या? तो सबसे पहले स्प्लाइसिंग करके। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रॉन बाहर करते, एक्सोन एक्सोन रह गए, ठीक है, और उनका क्या हो गया, मान लीजिए उनका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। एक स्प्लाइसिंग होता है। अब स्प्लाइसिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, तो वो आपको बस इतना याद रखना है कि स्प्लाइसिंग भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का एक पार्ट है। कैपिंग, आपने क्या कर दिया, किसी एंड को कैप कर दिया, कैपिंग कर दी, 5 प्राइम कैपिंग करते हो आप, ठीक है। यहां पर ये 5 प्राइम एंड हुआ, ये 3 प्राइम एंड हुआ, एमआरएनए का 5 प्राइम पे कैपिंग करते हो, ठीक है। तो ये भी किसके बाद हुआ? ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हुआ। पॉलीएडेनाइलेशन, यानी कि लास्ट में आप क्या करते हो, यहां पर ए के ग्रुप को अटैच करते हो, तो उसको बोलते हो आप पॉलीएडेनाइलेशन, यानी कि एडेनाइल ग्रुप आप बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स अटैच करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएडेनाइलेशन। तो ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब कब हो रहे हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के बाद, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो प्रिया सही तो है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ही तो है ये, पॉलीएडेनाइलेशन भी यही तो पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? आप भी सही बोल रहे हो, मैं तो सही बोलता ही हूं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? बताओ यार फटाफट। What is the function of transcription factor in eukaryotic transcription? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान? याद रखना, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वो ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या, याद रखना, जहां पर वर्ड फैक्टर आ जाए ना वो प्रोटीन्स ही है, डोंट वरी। फैक्टर्स क्या है? ये प्रोटीन्स हैं, है ना।
जैसे आप एंजाइम एंजाइम करते हैं, हम एंजाइम क्या, एंजाइम भी प्रोटीन ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, मैंने बताया था ये कोई डीएनए का स्टैंड हुआ, यहां से कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया और डीएनए बाइंडिंग डोमेन है उससे जाके अटैच हो गया, तो क्या होगा, बताओ अब तो बता दो यार। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बहुत लोगों ने बी बी बताया है यहां पर। अरे यार ऐसा मत करो यार, एक बार और सोचो, थोड़ा तो सोचो, कमेंट बॉक्स में देख के कमेंट मत करो प्लीज, है ना। मैंने पढ़ा दिया है इसको, अभी लेक्चर में ही पढ़ाया है कॉन्सेप्ट को यार, इतना हाथों को इधर उधर लेकर गया हूं मैं, ठीक है, थोड़ी सी इज्जत रखो मेरी, ठीक है गाइस, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। आंसर गलत, ज्यादातर लोग गलत देते तो ऐसा लगता है चोट लगती है यहां पर कि हमने समझाया कुछ समझ नहीं आया आपको। देखो अब आ रहा है आंसर, धीरे 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 आंसर आ रहा है, ठीक है। तनु बोल रही है कि सर प्रीवियस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, ये वाला ना। देखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी कि पोस्ट का मतलब प्री और पोस्ट क्या होते हैं, ठीक है। आप नहीं करवाते, मतलब आपने देखा होगा आजकल लोग प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं, पोस्ट वेडिंग शूट करवाते हैं, ठीक है। प्री वेडिंग शूट का मतलब क्या हुआ, वेडिंग से पहले, तो ऐसे ही यहां पर, और पोस्ट वेडिंग का मतलब शादी के बाद, तो यहां पर भी वही ट्रांसक्रिप्शनल के बाद मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन किसमें होगा, एमआरएनए में होगा। तो एमआरएनए में क्या क्या है, आरएनए में क्या क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है ना। इंट्रॉन्स रिमूवल प्रोसेस कौन सी होती है, स्प्लाइसिंग की, तो स्प्लाइसिंग होता है, ठीक है तनु। कैपिंग होती है, 5 प्राइम कैपिंग ये जरूरी होती है, 5 प्राइम कैपिंग, ठीक है। क्योंकि एमआरएनए को कहां जाना है, अब एमआरएनए कहां बना, न्यूक्लियस के अंदर बना। कैसे बना, क्योंकि डीएनए कहां मिलता है, न्यूक्लियस। पर ये आरएनए कहां जाता है, फिर बाहर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद वहां पर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ध्यान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस साइट कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। बट है ना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां चलती है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होगा ना। फिर ये आरएनए बाहर आता है, तो बाहर आने के लिए इसको ये चीजों की पॉलीडेनाइलेशन टेल की और 5 प्राइम आरएनए की 5 प्राइम कैपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों चीजें इंसिडेंट होते हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉलीडेनाइलेशन तीनों होते हैं, ठीक है। चलिए, जिन लोगों ने ये आंसर बताया था, चलिए देखो जरा, यहां पर जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो, यहां पर क्लियरिटी नहीं देके रखी उन्होंने, तो हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे। यदि वो क्लियर बोलते हैं हमसे तो हम पॉलीडेनाइलेशन के साथ जाते, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन, और बड़ा सा सेंटेंस गिवन होता और वो स्पेसिफिक हो जाते, तब हम पॉलीडेनाइलेशन के साथ जाते, ठीक है। क्लियर है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन का यदि क्लियर पूछता आपको, ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं, ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं होता ऑल ऑफ द अबव, तो आप पॉलीडेनाइलेशन के साथ जा सकते थे। बट यहां पर ऑल ऑफ द अबव है, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे हम। क्लियर है ना। देखो ये सब हमने क्या पूछा आपसे, बोला है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए में क्या क्या चेंजेस हुए, आरएनए बनने के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ। तो आपने पॉलीडेनाइलेशन नहीं किया, क्या किया है कि नहीं किया, स्प्लाइसिंग के दौरान आपने इंट्रॉन्स को रिमूव किया कि नहीं किया, किया है। क्लियर है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यदि ऑप्शन में नहीं होता, देखो सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, फिर आप टीचर को गलत बोल दोगे नहीं तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना पड़ता है। यदि पॉलीडेनाइलेशन अकेला ऑप्शन में देके रखते तो हम पॉलीडेनाइलेशन के साथ जाते ना।
चलिए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए फटाफट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? और बताइए फटाफट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? और ध्यान रखना, गूगल पे लिखी हर बात सच नहीं होती, ठीक है? और वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया किसी ने, वो तो आप समझते नहीं। अब मेरा ये वीडियो देख के कोई मैंने कोई आंसर बताया हो, अभी मान लीजिए अभी 4-5 क्वेश्चन पहले हमने एक आंसर देखा था जहां पर लीडिंग स्टैंड लिखा हुआ था, फिर मैंने कट करके लेगिंग स्टैंड लिखा, ठीक है? अब मैंने जब लिख रहा था उससे पहले आपने मान लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आप बोलोगे सर ये तो पूरा ऑप्शन ही गलत है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। बट जब मैं बता रहा हूं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको आपको समझना जरूरी होगा, ठीक है? चलिए, तो देखो सभी लोगों का आंसर आया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या फंक्शन होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के दौरान? सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने सी दिया है, रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। आप थोड़ा सा तुम लोगों ने मेरी इज्जत रख ली है, थैंक यू सो मच, क्योंकि पहले तो गलत बता रहे थे, ठीक है? रिकॉग्नाइज एंड, मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फिर से बताता हूं, ये डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस डीएनए पे, मुझे एक बात बताओ, ये कोई डीएनए है, देख पा रहे हो सभी स्क्रीन पर, देखो प्लीज, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको मैंने इधर ही अटैच क्यों करवाया? आपका क्वेश्चन होना था सर इधर भी तो अटैच हो सकता था, पूरा तो डीएनए, पर नहीं, ऐसा नहीं, जहां पर उसको अटैच होना है, जहां पर उसको बाइंड होना है, वो वहीं पे जाकर बाइंड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। इस डोमेन में क्या होते हैं, उससे रिलेटेड सीक्वेंस से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, और ये आकर इससे बाइंड हो जाएगा। उसको पता है कि उससे क्या कैसे बाइंड होना, मान लीजिए कोई प्रोटीन है, ठीक है, तो उसको पता है इसके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, तो इसको किस सीक्वेंस पर बाइंड होना है, तो वो जहां पर वही सीक्वेंस मिलती है तभी बाइंड होता है, नहीं तो सीक्वेंस नहीं मिलेगी तो बाइंड नहीं होगा। तो फर्स्ट इसका काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना कि किधर सीक्वेंस है, तो ऐसे रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बाइंड हो जाता है ऐसे, ठीक है? और बाइंड करने के बाद अपना काम शुरू कर देगा। क्लियर है? रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। अमीना, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सर किस कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं, यदि विशाल सर ने बताया तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया वो भी समझो। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा पॉलीडेनिलाइजेशन भी, बट यहां पर ये वाला क्वेश्चन होता है तो ऑल ऑफ द अबव लिखा है वहां पर, तो हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाएंगे ना। मान लो एक और ऑप्शन कोई और देके रखता और ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखता, तो हमें किसी और ऑप्शन के साथ जाना होता, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर यू गो। व्हाट इज द रोल ऑफ द टर्मिनेटर सीक्वेंस इन ट्रांसक्रिप्शन? टर्मिनेटर सीक्वेंस का क्या रोल है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के दौरान? अभिषेक, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बिल्कुल सही बात है अभिषेक, आपने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बताया है DABFEH। इसको मैं भी याद करता था, कैसे याद करता था, द बफे, ठीक है? याद रखना सीक्वेंस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आके बाइंड होता है पहले, फिर ए बाइंड होता है, फिर बी बाइंड होता है, फिर एफ बाइंड होता है, फिर ई बाइंड होता है, फिर एच बाइंड होता है। तो कैसे याद रखोगे, डी के बाद ए आया था, बी नहीं आया था, तो द, डी ए, द बफे, ठीक है? बफे, बफेट वाला नहीं होता, बफे, BFEH बफे, ठीक है? जल्दी से बताओ इसका।
क्या है आप लोगों का आंसर? बताइए फटाफट। चलो हम थोड़ा सा स्लो हो गए आप लोगों के चक्कर में, बताया आप लोगों ने। अच्छा बी को लॉक किया जाए सर? चलो बी को लॉक करें क्या नहीं करें? व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्निफाई सिग्नल्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटर सीक्वेंस का काम क्या है? टर्मिनेट करना। किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। तो सिग्नल द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इतना इजी क्वेश्चन था ये, आपको थोड़ा मोटिवेशन के लिए था, क्योंकि बाकी देर से हम थोड़ा सा डिफिकल्ट पढ़ रहे थे। किसी को इजी लग रहा होगा तो किसी को डिफिकल्ट लगा होगा। बताओ फटाफट। Which of the following accurately describe the process of transcription? बताओ फटाफट। Which of the following accurately describe the process of transcription? ये कितना इजी लेकर आया हूं मैं इस बार आपके लिए। ठीक है, मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने कहा तो आप डिमोटिवेट ना हो, तो थोड़ा बीच में क्या एक दो क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं ताकि थोड़ा सा लेवल आपको ऐसा दिखाई दे। इतना ऊपर का लेवल नहीं सर, थोड़ा सा है हमारे लायक। देखो आया ना आंसर? ओके ओके, बी को लॉक करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? इसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए होता है। क्यों ट्रांसक्रिप्शन? ये कोई डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनता है। तो क्या बोला है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए हुआ है। हाँ बिल्कुल, सिंथेसिस ऑफ आरएनए हुआ है। किससे हुआ है? फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ राइबोसोम इन ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान राइबोसोम का क्या रोल है? इसको जल्दी बताओ। हमारे पास ऑपेरॉन के क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन वी गेट प्रोटीन्स। तो राइबोसोम सिंथेसाइज एमआरएनए मॉलिक्यूल। Ribosome catalyze the formation of peptide bonds between amino acid. Ribosome unwind the double-stranded DNA to expose the coding region. Ribosome initiate transcription by recognizing the promoter sequence. बिल्कुल सही बात है। हर्षिता गैट बी का मॉक टेस्ट नहीं दिया था अभी तक आपने? चलो जिन लोगों ने गैट बी का मॉक टेस्ट नहीं दिया, मैं टीम को बोलकर कल तक एक्सटेंड करवा देता हूं उनके लिए। ठीक है, बट अभी लेक्चर में बने रहो, कल तक एक्सटेंड करवा दिया है कल। बट कल स्वेट पीजी का भी मॉक टेस्ट है, और स्वेट पीजी का मॉक टेस्ट सिर्फ 105 मिनट्स का होगा। ठीक है, गैट बी का मॉक टेस्ट 3 आवर का है, क्योंकि गैट बी का एग्जाम 3 घंटे का होता है, और 105 मिनट्स का होता है स्वेट पीजी का नए एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर। क्लियर है? तो चलिए आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर देते हैं गैट बी का मॉक टेस्ट। मैं टीम को बोल दूंगा अभी कि वो लोग आज 8 PM तक था, वो एक्सटेंड कर देंगे। बट अभी सब लोग इधर लेक्चर अटेंड करो प्रॉपर। ठीक है, मॉक टेस्ट दे देना चाहिए था अभी तक आपको, पर कोई बात नहीं। और अपने टीम, अपने बैचमेट्स को शेयर करो यार कि मॉक टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। आईएफएस आपके लिए इतना कर रहा है, और आप मॉक टेस्ट दूसरों तक मॉक टेस्ट तो पहुंचाओ, ताकि वो लोगों को हेल्पफुल रहे। और ये फ्री मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया फ्री 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 मॉक टेस्ट है।
अरे रूबी, जो मॉक टेस्ट है उनके क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, आपको आंसर तो मिल गए ना वहां पर, आपने सॉल्व भी कर लिए। यहां पर मैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज लेकर आना हूं, क्योंकि हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना आपको। ठीक है, गेट भी में एक बार मॉक टेस्ट देके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, तो यहां नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ना हम, जब हम टाइम दे रहे हैं किसी चीज को। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। वो डाटा रिवील नहीं करूंगा कितने लोग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं क्योंकि, ठीक है, और कुछ लोग आप में से कुछ लोग नहीं दिए तो उन लोगों के लिए एक्सटेंड किया है। तो ये ऑल इंडिया लेवल का है, थोड़ा सा समझो बात को। वो क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वो मुझे टीम से कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि गैट बी का मॉक टेस्ट आज ही हुआ ना, तो आज शाम तक डाटा कलेक्ट होता है किन किन बच्चों ने दिया है। अभी 8 PM तक है, अब इसको कल तक एक्सटेंड कर देंगे तो पूरा डाटा बाद में कल तक एनालिसिस कर पाएंगे ना, बट अब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन में आप तक कैसे कन्वे करूं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ राइबोसोम इन ट्रांसलेशन, क्या है? तो राइबोसोम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड। तो याद रखिए, राइबोसोम ऐसे ही करता है, आगे जाता जाता है। और ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ फटाफट। इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन विच सीक्वेंस सर्व एज द रिकॉग्निशन साइट फॉर द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट ड्यूरिंग इनिशिएशन। ध्यान रखना है, यहां प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन बोला है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन नहीं बोला है। In prokaryotic translation, which sequence serve as the recognition site for the small ribosomal subunit during initiation? है ना? अरे मान लीजिए ये आरएनए है, तो अब राइबोसोम इस आरएनए पे कहां पर आके बाइंड होगा? ये तो यहां पर भी कर सकता है, यहां पर भी आके बाइंड हो सकता है, कहीं भी बाइंड हो सकता है। तो उसके लिए एक सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस आपको बताना है कि वो जहां पर राइबोसोम जाके बाइंड हो, वो आरएनए पे कौन सा सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर कहां होता है? हाँ, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। बताओ। चलिए, गुड 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 गुड। ए साइन डालगोनो सीक्वेंस इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने साइन डालगोनो सीक्वेंस बताया उनको मैं बता दूं कि राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर साइन डालगोनो सीक्वेंस पर आकर बाइंड होता है और फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। यदि साइन डालगोनो सीक्वेंस को आप हटा दो, रिमूव कर दो, तो क्या ट्रांसलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि राइबोसोम आके किससे बाइंड होगा? फिर राइबोसोम सीक्वेंस पहचानता है, क्या मान लो ये वाली सीक्वेंस, ये साइन डालगोनो सीक्वेंस है। अब इसको बाइंड करने के लिए इस पर बाइंड होगा, इसी को आपने हटा दिया मान लीजिए, तो क्या राइबोसोम आके बाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बाइंड नहीं हो पाएगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। और ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? तो साइन डालगोनो सीक्वेंस, कोजक सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं, ये यूकैरियोट्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, टाटा बॉक्स भी वहां मिलते हैं, टाटा बॉक्स तो मिलते हैं। ठीक है, आप टाटा बॉक्स पे मत जाइए, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ जाएगा इन्हें। पॉलीएडेनाइलेशन सीक्वेंस पर तो कोई इनिशिएशन नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल वेयर डज ट्रांसलेशन प्राइमरली अकर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसलेशन कहां होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर चाहिए अब मुझे यहां पर फटाफट। बताओ यार फटाफट। 62 क्या है, मतलब सॉरी, इन यूकैरियोटिक सेल वेयर डज ट्रांसलेशन प्राइमरली अकर, कहां होता है ट्रांसलेशन? हर्षिता का मन ही नहीं होता क्वेश्चन पढ़ने का। अरे क्वेश्चन पढ़ने का मन बनाओ, जरूरी है। ठीक है, आपको बाद में मजा करना है, एमएससी में कितना मजा करना है करो, जितना घूमना है घूमो। ठीक है, बट अभी पढ़ोगे तो फायदा बाद में बहुत ज्यादा होगा, है ना। बड़ा कैंपस में तुमको बड़ी जगह नहीं जाना, छोटी जगह पे ही जाना। बड़ी जगह जाओ ना घूमने के लिए, कैंपस इतना बड़ा होगा घूम घूम कर ही थक जाओ। ठीक है, तो कैंपस बड़ा होने के लिए बड़ा इंस्टीट्यूट चाहिए, और बड़ा इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और वही तैयारी आप यहां पर बैठकर कर रहे हो, है ना। कल से 4 लोगों को बताओगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं मैं, कितने खुश होंगे वो। ठीक है,
वो पूछेंगे कैसे मिला, अरे मैंने स्वेट का एग्जाम दिया था उससे मिला। कोई बोलेगा मुझे आईआईटी इंदौर में एडमिशन मिला है, कैसे मिला, मैंने गैट का एग्जाम दिया था उससे क्वालिफाई होकर मिला। मेरा जैम इतना अच्छा नहीं गया था, मैंने गैट का एग्जाम दे दिया, मैंने गैट के एग्जाम से आईआईटी इंदौर ले लिया। ठीक है, तो ऐसे देखो क्वेश्चन ने जितना पूछा उतना बताते। इन यूकैरियोटिक सेल वेयर डज ट्रांसलेशन प्राइमरी लेकर यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कहां होता है। देखो जरा यहां पर मैं यहां पर बनाता हूं। मान लीजिए ये सेल है आपकी, इस सेल के अंदर क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या बने हुए, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से क्या बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या बना, बोलो बोलो, इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर एमआरएनए बन गया। ठीक है, ये एमआरएनए आता है फिर बाहर और यहां पर एमआरएनए आया और इस एमआरएनए से क्या बनता है, इस एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। तो कहां बन रहा है ये, तो ट्रांसलेशन कहां हो रहा है, इन दी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। गोल्जी एपरेटस में हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, पर उससे पहले आपको राइबोसोम कहां पर मिलेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर भी। ठीक है, तो यहां पर इज द करेक्ट आंसर। और साथ साथ आपको यहां पर सेकंड ऑप्शन भी बोल सकते हो, यहां पर कोई गलत बात नहीं होगी। तो यहां पर मुझे ये हटा देना चाहिए था, आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आप कट करके क्या लिख सकते हो, यदि ये ऑप्शन नहीं कट करना है तो आप क्लियरली यहां पर लिखो, मैं जब ऑप्शन बना रहा था तब कभी कभार हो जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा लिख रहा था मैं, और यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा। ठीक है, तो राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या मिलता है, स्मॉल करेक्ट करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हो। ठीक है, चलिए हियर यू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following accurately describe the function of A site of the ribosome during translation? ट्रांसलेशन के दौरान राइबोसोम के अंदर 3 साइट मिलती है, आपने सुना होगा, ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई साइट वाली कौन सी होती है, वो एग्जिट वाली साइट होती है ना, और पेप्टाइड वाली एक्टिविटी पी साइट पर चलती है। ठीक है, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और वो सब होता है। और ए साइट वाली एक्टिविटी कहां से, जहां से अमाइनो एसाइल टीआरएनए आकर बाइंड होता है। ठीक है, तो इनमें से आपको क्या पूछा है, ये अमाइनो एसाइल साइट यानी कि इस साइट की बात कर रहा है, ये ए साइट की बात कर रहा है, इसकी, इस ए साइट की। Which of the following accurately describe the function of A site of the ribosome during translation? ठीक है, बताओ। इट बाइंड टू द इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए, बिल्कुल सही बात है, यही करेक्ट आंसर है, बाकी के क्यों पढ़ना है। ठीक है, यहां पर इस अमाइनो एसिड टीआरएनए यहां पर ए साइट पर आकर बाइंड होता है, ये मैंने आपको बता दिया था फ्लो में। चलिए हियर यू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन टर्मिनेशन, पहले हमने पढ़ा था, जो टर्मिनेशन पढ़ा है वो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हमने देखा था उस क्वेश्चन में। अब हम देख रहे हैं कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसलेशन टर्मिनेशन में। कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसलेशन टर्मिनेशन में, बताओ फटाफट। Which of the following is not involved in termination of translation? देखो आंसर आने लगे, किसी का सी तो किसी का ए। गाइस क्या कर रहे हो, आप लोग क्या करते हो, एक मछली पानी में गिरी छपाक, कमेंट बॉक्स में भी ऐसे करते हो, एक किसी ने गलत बताया तो सारे छपाक छपाक हो जाते हो आप लोग। एक मछली पानी में गिरी छपाक, तो 2 मछली पानी में गिरी तो 2 बार छपाक छपाक। ठीक है, तो सारे ही एक साथ आके उधर टूट पड़ते हो। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं मिला किसका, मॉक टेस्ट का किसका नहीं मिला आपको। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व, ये सबसे पहले क्या बोला है, नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है।
इज नॉट इन्वॉल्व इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है? तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है? आप लोगों का आंसर आ रहा है सी, किसी का ए, किसी का बी। पोली ए टेल इज नॉट इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। मैं बता रहा हूं, सुनो जरा। रिलीज फैक्टर, ये रिलीज फैक्टर क्या है? फिर आप बोलोगे रिलीज फैक्टर का मतलब कोई ना कोई प्रोटीन की बात कर रहा है। और मान लीजिए कोई फैक्टर है, और मान लीजिए कोई फैक्टर है, कोई प्रोटीन है जो ट्रांसलेशन करवा रहा है, उसको रिलीज कर दोगे तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। इसलिए यहां पर रिलीज फैक्टर यानी कि कोई फैक्टर है उसको रिलीज करवा दिया आपने, जो किसमें हेल्प कर रहा था? ट्रांसलेशन में। उसी को रिलीज करवा दिया तो क्या ट्रांसलेशन होगा? नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन हो जाएगा उससे। तो बट आपसे क्या पूछा है? नॉट। तो इसको रिमूव करोगे तो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन हो जाएगा। स्टॉप कोडन आ जाएगा। मान लो बीच में स्टॉप कोडन आ गया तो वहीं पे क्या होगा? स्टॉप कोडन क्या कर देगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो ये भी टर्मिनेट करेगा। पोली ए टेल ये डायरेक्टली नहीं है। पोली ए टेल इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन इनिबिशन या ट्रांसलेशन टर्मिनेशन। राइबोसोम, हाँ राइबोसोम डायरेक्ट होता है, हमें पता है। आप ये ट्रांसलेशन हो रहा था, आपने क्या करा? राइबोसोम को ही रिमूव कर दिया जो प्रोटीन बनवा रहा था। अरे राइबोसोम को ही रिमूव कर दोगे तो प्रोटीन किससे बनाओगे? ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? क्या फंक्शन है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का? बताओ गाइस सभी लोग फटाफट। और सेशन को लाइक और शेयर तो कर दो। मैं देख रहा हूं बहुत कम लोगों ने लाइक करके रखा है यार, ऐसे मजा नहीं आता। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का क्या फंक्शन है? जिन लोगों ने भी आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है? पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान रखना, ट्रांसफरेज फॉर्मेशन करता है पेप्टाइड का। तो कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, मान लो कोई ये अमाइनो एसिड है यहां पर और यहां पर अमाइनो एसिड है। अब आपको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड। ठीक है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच करवाओगे तो उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कौन करता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी बातों पे ध्यान दो, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट, दोस्तों जो कमेंट कर रहे हैं ना उस पर ध्यान नहीं देना है आपको। स्वेट पीजी निकालना है कि नहीं निकालना है? मेरे एक सिंगल वर्ड पर ध्यान देने का नहीं मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट वीक हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर आपने तो ये बताया था, फिर बीच में नहीं सुनोगे तो फिर कुछ तो गायब रहेगा ना। और आपने एक लाइन सुनी होगी, या तो ज्ञान लेना है तो आपको पूरा लेना चाहिए, नहीं अधूरा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉलेज पूरा ही लेना चाहिए, अधूरा लेते हो तो क्या करते हैं? वो क्या लाइन है? अधूरा ज्ञान संकट का सामान। ठीक है, अधूरा ज्ञान यानी कि आपको इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इनकम्प्लीट नॉलेज क्रिएट्स कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो जब भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने जाओगे वहां कंफ्यूजन आ जाएगा, अच्छा मैंने तो पढ़ा था बट क्या पढ़ा था समझ नहीं आ रहा, टाइम भी वेस्ट करेगा वो एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत बेकार बात है। इससे अच्छा तो नॉलेज रखो, कंप्लीट रखो, या तो रखो ही मत। नहीं रखोगे किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज तो छोड़ तो दोगे उस क्वेश्चन को, वरना फालतू में नेगेटिव करके जाओगे इनकम्प्लीट नॉलेज में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। और मैं यहां पर जो नॉलेज दे रहा हूं वो पूरा दे रहा हूं, डोंट वरी। देखो ऑप्शंस के आंसर भी आने लगे। Which of the following accurately describe a frame shift mutation in the context of translation? B is the correct answer. B. B is the correct answer. The deletion or insertion of nucleotides, आप लोगों पे इस बार भरोसा करा है मैंने, पढ़ता हूं अब मैं। The deletion or insertion of nucleotide altering the reading frame of the mRNA, बिल्कुल सही बात है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? देखो जरा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को इंडेल म्यूटेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
इंडेल म्यूटेशन। इंडेल म्यूटेशन कैसे कहा जाता है तो मैं आपको बताता हूं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए की फ्रेम है वही शिफ्ट हो जाती है। डीएनए की फ्रेम कैसे, मान लो ये कोई ए डीएनए है, वो सीक्वेंस है, उसमें ए टी जी सी सी जी ए टी इस सीक्वेंस से मिलकर बना हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं इंडेल का मतलब क्या होता है, या तो कोई सीक्वेंस आके इंसर्ट हो जाए बीच में आके, कोई मान लो एडिनाइन आया, कोई सा एडिनाइन आया और यहां पर आके इंसर्ट हो गया इसके बीच में कहीं, तो पहले ये 3-3 की फ्रेम बन रही थी, ये 3 थे, अब ये 3 हो जाएंगे यहां पर, ठीक है, कोड करने के लिए। तब भी दिक्कत है तो इसको बोलते हैं इंसर्शन। तो फ्रेम में शिफ्ट हो गया एक एक न्यूक्लियोटाइड का। अब मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि यहां से ही, ठीक है, यहां से आपने क्या किया, आपको डिलीशन करवा दिया। मान लीजिए यहां पर कोई ये था, ये क्या था, यहां पर कोई टी का डिलीशन करवा दिया आपने, तो अब ये फ्रेम कितने की बनेगी, ये वाला जी भी कंसिडर होगा इस फ्रेम में, तो फ्रेम फिर भी शिफ्ट हुई। तो या तो इंसर्शन की वजह से, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से, या फिर डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड की वजह से फ्रेम का शिफ्ट होती है, और यदि फ्रेम शिफ्ट हुई तो प्रोटीन भी चेंज होगा। तो द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम। और रीडिंग फ्रेम को अल्टर कैसे करा, मान लो पहले ये 3-3 का कोडोन था, ठीक है, अब एक्स्ट्रा कम ज्यादा करोगे तो वो 3 रिप्लेस होते चले जाएंगे। अल्टरिंग द रीडिंग फ्रेम ऑफ द mRNA is the correct answer. Next question on your screen. Which of the following accurately describe the process of translation? फटाफट बता दो इसको, और सभी ध्यान से सुनो। अभी मैं क्या करूंगा कि यहां से जाने के बाद 10 क्वेश्चन कल तक आपको हमारी जो साइट है आज से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन मैं कहां अपलोड करवाऊंगा, हमारे ऐप पर, IFS के ऐप पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन कहां अपलोड होंगे इसके लिए कल एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो कल तक वो अपलोड करवा देता हूं मैं, वो वहां 10 क्वेश्चन या 10 से ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है मैं वहां अपलोड कर दूंगा थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए। तो जाइएगा ऐप पर, और ऐप पर जाने के बाद वहां पर देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वहां पर डाल के देता हूं ताकि आपको थोड़ी और प्रैक्टिस हो सके और मजा आए। 10 मिनट लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको, 10 मिनट से भी ज्यादा नहीं है। 10 मिनट तो आप क्या किसमें कर देते हो बर्बाद, सुबह उठकर फोन चलाने में बर्बाद करते हो, रील देखने में उससे ज्यादा कई गुना टाइम कर लेते हो बर्बाद, ठीक है। तो 10 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मजा आ जाएगा। अभी देखो आप इतने टाइम तक मेरे साथ बने रह रहे हो, अच्छी बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं हमारे, है ना, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम अ डीएनए टेम्पलेट, सिंथेसिस ऑफ अ डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट, बिल्कुल सही बात है। आरएनए टेम्पलेट से प्रोटीन का सिंथेसिस होना ही तो ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग, ध्यान रखना। अब देखो ओपेरन के क्वेश्चन आ गए, तो जो लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे वो समझ लो, थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो। इन द लेक ऑपेरॉन व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन, लेक ऑपेरॉन में ऑपरेटर रीजन का क्या रोल है। ये कोई ऑपेरॉन है, ये कोई लेक ऑपेरॉन है, पता है इसमें क्या होता है, एक रीजन होता है प्रमोटर का, एक रीजन होता है ऑपरेटर का रीजन होता है, ठीक है, प्रमोटर ऑपरेटर, फिर आते हैं जीन का, स्ट्रक्चरल जीन आते हैं। इस स्ट्रक्चरल जीन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जेड, वाई और ए, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ना। तो ये ऑपेरॉन है। आपसे पूछा गया इन दी लेक ऑपेरॉन व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन, आपको क्या बोला गया है कि इस ऑपरेटर रीजन का क्या रोल है, इस रीजन का रोल पूछा है, वो लेक ऑपेरॉन में उसका क्या रोल है, किसी का ए, किसी का सी, एसी बना दिया तुमने तो। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो, फटाफट क्वेश्चन में मजा आएगा और ज्यादा। अभी इन द लेक ऑपेरॉन व्हाट इज द रोल ऑफ ऑपरेटर रीजन, लेक ऑपेरॉन में ऑपरेटर रीजन का क्या रोल है। इट सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, नहीं, आरएनए पॉलीमरेज तो किस पर बाइंड होता है, प्रमोटर रीजन पर। आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड होगा, प्रमोटर रीजन पर।
तो वो क्या है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट कोड फॉर द लेक रिप्रेसर प्रोटीन। अरे ये ऑपरेटर कब से कोड करने लगा लेक रिप्रेसर प्रोटीन्स को? बताओ बताओ। नहीं, ये रिप्रेसर प्रोटीन को के लिए कोड नहीं करता। रिप्रेसर प्रोटीन कौन से होते हैं? कोई से जीन का जो एक्सप्रेशन घटाएगा उसको आप रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हो, ठीक है। इट रेगुलेट्स द एक्सेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द स्ट्रक्चरल जीन। हाँ, ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस रोक देते हैं स्ट्रक्चरल जीन के पास से। कैसे? क्योंकि यहां पर क्या ऑपरेटर पर क्या बाइंड होता है? तो ऑपरेटर पर बाइंड होता है रिप्रेसर, और रिप्रेसर आके रिप्रेस कर देगा, वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देगा और आरएनए पॉलीमरेज को वहां से उठा के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो फिर स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट रेगुलेट्स एक्सेस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द स्ट्रक्चरल जीन। अभी सभी को नहीं फेंक पाएगा, थोड़े बहुत तो रह जाएंगे, इसलिए बाकी सारे को नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सप्रेशन लेवल कम होता है, कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ लेक ऑपेरोन इन ई कोलाई? इनमें से कौन सा लेक ऑपेरॉन को एक्टिवेट करना है? कंडीशन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ लेक ऑपेरॉन। और लेक ऑपेरॉन चलाने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? बैक्टीरिया है कोई, वो अपना लेक ऑपेरॉन कब चलाएगा मुझे बताओ? वो अपने ZY जीन का एक्सप्रेशन कब करेगा, इन जीन का एक्सप्रेशन कब करेगा और कब नहीं करेगा? बोलो, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ लेक ऑपेरॉन? इनमें से कौन सी कंडीशन है जो लीड करती है एक्टिवेशन ऑफ लेक ऑपरेशन? या फिर आप बोल दो, इनमें से कौन सा है फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से बताओ क्या कि जो एक्टिवेशन करते हैं किसका? लेक ऑपरेशन का, लेक ऑपेरन का, सॉरी, ठीक है, लेक ऑपेरॉन का। देखो कुछ लोगों के आंसर आने लगे, बी इज द करेक्ट, बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहली बार सभी का एक ही जवाब आया है, अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज एंड द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आप स्वेटर कब पहनते हो? जब आपको ठंडी लगे। जब ठंडी नहीं है तो स्वेटर पहनने की क्या जरूरत है? जब ग्लूकोज है तो लेक ऑपेरॉन चलाने की क्यों जरूरत है हमें? लेक ऑपेरॉन क्यों चलता है? उससे बीटा गैलेक्टोजाइडेस बनता है। बीटा गैलेक्टोजाइडेस क्या करता है? लैक्टोस को तोड़ता है, ठीक है, लैक्टोस का ब्रेक डाउन करवाता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस में। क्लियर है? अब जब ग्लूकोज डायरेक्ट मिल रहा है तो हम क्यों चलाए लेक ऑपेरॉन? क्लियर है? जब इजीली ग्लूकोज मिल रहा है तो नहीं चलाना। तो बैक्टीरिया भी यही करता है, उसको ग्लूकोज तब तक मिलता है तब तक नहीं चलाता। और मान लीजिए ग्लूकोज नहीं मिल रहा है और मीडियम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? चलो इसी को लेते हैं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तब क्या चलता है? बैक्टीरिया बोलता है कि ठीक है मैं लेक ऑपेरॉन चला लूंगा, और वो लेक ऑपेरॉन चलाता है। तो यही तो पूछा, वो एक्टिवेट क्या करता है? लेक ऑपेरॉन। बट कब करेगा एक्टिवेट लेक ऑपेरॉन का? तब ग्लूकोज मीडियम में नहीं हो, अब्सेंस ऑफ ग्लूकोज हो और प्रेजेंस हो किसका? लैक्टोज की। चलिए बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ लेक रिप्रेसर इन दी लेक ऑपेरॉन? लेक रिप्रेसर का क्या रोल है लेक ऑपेरॉन में? अरे नाम से ही पता चल रहा है, बता दो फटाफट। What is the role of leg repressor in the leg operon? What is the role of leg repressor in the leg operon? देखो आ रहा है आंसर, आ रहा है। बोलो बोलो, है ना। सेशन को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर दो यार, है ना। इतना लाइक करने के बाद ऐसा लगता है ना हम लोग लाइक देखते बाद में अपने कितने लोगों ने हमारे सेशन को लाइक करा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इन लोगों ने हमारे सेशन को पसंद किया है, इसका मतलब अगली बार हमें और अच्छा सेशन लेकर आना है और आपके लिए कुछ अच्छा करना है, इसके लिए हमें मोटिवेट करता है वो ना। आप भी तो इंस्टाग्राम पे बोलते हो मेरे फोटो पे इतनी ही लाइक आई है, बोलते हो कि नहीं? ज्यादा लाइक होनी चाहिए थी। अच्छा 200 ही लाइक आए हैं,
1000 ही लाइक आए हैं। ऐसे हम लोग भी देखते हैं हमारे यूट्यूब के कंटेंट पे कितने लाइक आए हैं। तो लाइक कर दो इसको, शेयर जरूर कर देना सेशन को। कितने व्यूज आए ये भी देखते हैं ना, हमें किन किन लोगों ने देखा है, हमें पता चलता है कि इन इन बच्चों को हम फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारी ये सीरीज सक्सेसफुल हो रही है। तो उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे कि आप अपने आप को एनालिसिस कैसे करते हो, मॉक टेस्ट देके ना। मॉक टेस्ट कैसे देते हो, मॉक टेस्ट भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाए, अपने आप का एनालिसिस कर पाए। बट हमारे एनालिसिस का कैसे, हमारा एनालिसिस तो ऐसा होता है जितना यूट्यूब पे व्यूज आएंगे, जितना आप लोग लाइक करोगे सेशन को कि अच्छा इतने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, अब अच्छा लग रहा है, हमें आगे के कंटेंट और बेहतर तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए। करवाएंगे जल्दी हर्षिता, हर चीज करवाएंगे, ठीक है। आप लोग बस क्या करना है, इस वीडियो को कैसा लगा ये सेशन, जब ये एंड होगा, एंड होने के बाद आप कमेंट मेंशन करना, क्योंकि लाइव की कमेंट हमें दिखती नहीं है बाद में। आप क्या करना, इस सेशन के खत्म होने के बाद आपको सेशन कैसा लगा हो, वेल डेफिनेटली कमेंट करना, ताकि हमें आगे हम मोटिवेट करें, हमें बताए। और किसी चीज के बारे में वीडियो बनाना तो वो भी जरूर लिखना, और ये जरूर लिखना सेशन कैसा लगा प्लीज। व्हाट इज द रोल ऑफ लेक ओपेरॉन, सॉरी लेक रिप्रेसर इन द लेक ओपेरॉन में लेक रिप्रेसर का क्या रोल है। तो चलो देखो, इट प्रमोट ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग ऑफ द ऑपरेटर। प्रमोट नहीं करता, रिप्रेसर है, रिप्रेस करेगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये तो। इट इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने बोला था, अभी मैंने बताया था, यहां पर कौन, इसको क्या, ये क्या बनाया था मैंने, ये रिप्रेसर ही था ना। तो रिप्रेसर कहां बाइंड करता है, ऑपरेटर पर, यही तो लिखा है उन्होंने। इट इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन बाय बाइंडिंग, रिप्रेसर कहां बाइंड कर रहा है, बाय बाइंडिंग टू दी ऑपरेटर। ध्यान रखना, प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, वही ऑपरेटर पर रिप्रेसर बाइंड होता है। यदि रिप्रेसर नहीं है तो ऑपरेटर पर कुछ बाइंड नहीं होगा, ठीक है। हियर वी गो, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज एन इंड्यूसर इन द लेक ऑपेरॉन सिस्टम। इनमें से कौन सा, ठीक है, मॉलिक्यूल है विच एक्ट एज एन इंड्यूसर, इंड्यूस का काम करेगा, इंडक्शन का काम करेगा, है ना। इंड्यूसर का मतलब क्या, तो वो लेक ओपेरॉन चलाने में हेल्प करेगा, बताओ। क्योंकि लेक ओपेरॉन तो हमेशा चलता रहता, बट रिप्रेसर प्रेजेंट होता है तो वो रिप्रेसर चलने नहीं देता। उस रिप्रेसर को हटा दोगे तो वो चलता रहेगा ना, और अच्छे से चलेगा। अनिष्का कुमारी को मॉल बायो समझ में नहीं आता, तो आप क्या करना, आप हमारी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज ले लेना, उससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए। क्योंकि इससे बेस्ट मैं कर नहीं सकता कुछ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ क्योंकि आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। तो क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर मैं सब कुछ लाकर सबका टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मेरा काम है कि मैं आपको जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूँ उतने ज़्यादा डिलीवर कर पाता हूँ मैं, बट स्टिल भी कुछ छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि बनी से हर कुछ नहीं हो सकता ना। चलिए यहां पर देखिए, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज एन इंड्यूसर ऑफ द लेक ऑपेरॉन सिस्टम। ये इतना इजी करवाया मैंने, सी डी कर रहे हो, किसी का तो ए भी आया है। देखो, लैक्टोस लेक ऑपेरॉन को चलवाता है, ये सच बात है, ठीक है, बट उसको इंड्यूसर नहीं बोलोगे। इंड्यूसर कौन होता है, एलोलैक्टोस होता है, ठीक है। एलोलैक्टोस इज इंड्यूसर। क्या होता है ना, एलोलैक्टोस क्या करता है, वो रिप्रेसर से जाकर बाइंड हो जाता है। अब मान लीजिए एलोलैक्टोस इस रिप्रेसर से बाइंड हो गया, एलोलैक्टोस क्या करता है, ये एलोलैक्टोस है, मान लीजिए ये रिप्रेसर से बाइंड हो गया, अरे कहां गया एलोलैक्टोस, ये बाइंड हो गया, ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। और मान लीजिए ये रिप्रेसर बाहर, और ये रिप्रेसर बाहर, तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और स्ट्रक्चरल जीन यानी कि लेक ओपेरॉन के जीन को एक्सप्रेस करता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये रिप्रेसर जो रुकने वाला था उसको कौन ने रोक लिया, इसको रोक लिया एलोलैक्टोस, इससे जाके बाइंड हो गया और इसको इनएक्टिव कर दिया। तो इसको इनएक्टिव, तो इसका कहीं काम ही नहीं रहा, उसका काम नहीं रहे तो लेक ओपेरॉन चलता रहेगा, तो इसको क्या बोलोगे, इंड्यूसर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस कर दिया उसने, ओपेरॉन और चला, क्योंकि नॉर्मली ओपेरॉन चल रहा था, लैक्टोस था तब भी ओपेरॉन चल रहा था ना। क्लियर है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। बाकी ये क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन कहां के लिए कुछ दिवाली गिफ्ट्स, कुछ दिवाली धमाका आईएफएस लेके आया है। क्या है ये, सो फिलहाल आपको मिल रहा है फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज।
याद रखना है फिलहाल आपको मिल रहा है बच्चों फ्लैट 50% ऑफ हमारे जितने भी कोर्सेस है उन सारे कोर्सेस के ऊपर। सो एक शिखर बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से। ये टारगेट करने वाला है IIT JAM 2026 एज वेल एज GAT B 2025। प्लस आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फॉर IIT JAM एज वेल एज GAT B 2025। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको उस जगह पहुंचना है तो पहले अपने आप को वहां पे इमेजिन करना होगा and then you will have to study, you will have to work very hard, you will have to plan everything and then only possible हो पाएगा वहां तक पहुंचना। तो इस दिवाली गिफ्ट का डेफिनेटली हर किसी ने बेनिफिट लेना चाहिए, हर किसी ने एडवांटेज लेना चाहिए और यहाँ आके आपने अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। याद रखना है आपको यूज करना है प्रोमो कोड IFAS 50 और इस प्रोमो कोड को यूज करके आपको बढ़िया सा एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा and then you can complete your entire syllabus from here. ओके सो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स है याद रखना है बच्चों आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है ifasonline.com और यहाँ जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इन दिस कोर्स आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, DPP, PDF, Sunday test, toppers talk, strategies, everything exclusively you are getting here. So enroll here, learn with us, have a great day, very happy learning.